हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज जीएस मॉक टेस्ट आप लोगों के एग्जाम पास में है, तो हम मॉक टेस्ट करेंगे। क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। रेडी हो आप लोग? फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पहले देखना खुद से करना, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। करो पहला क्वेश्चन। हिंदी वालों के लिए थोड़ी समस्या दूर करने की कोशिश करी है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना। चलो अटेम्प्ट करो, फिर मैं करा रहा हूँ। डॉल्फिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास? डॉल्फिन क्या है, किस चीज की है? तो ऑप्शन क्या क्या है? एम्फीबिया, फिशिस, एप्स या फिर मैमल? बताओ। डॉल्फिन क्या है? मैमल। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, मैमल। डॉल्फिन किस में आती है? मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? स्तनधारी, जो कि डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट न्यू वंस को बर्थ देते हैं, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, एग्स नहीं ले करते। ठीक है, जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देंगे वो कैसे हैं? मैमल्स यानी स्तनधारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्तनधारी। दिक्कत है कोई? ठीक है, अब देखो, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल लिखो। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक माने? बिल्कुल सही, जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, उसका नाम है, बताओ। डॉल्फिन। कौन सी डॉल्फिन? गंगा में जो पाई जाती है, गंगा रिवर में, उसका नाम है गेंजेटिक डॉल्फिन। गेंजेटिक डॉल्फिन। ये इंडिया का नेशनल क्या है? एक्वेटिक एनिमल, जलीय पशु। इसका साइंटिफिक नेम लिख लो, आ जाता है एग्जाम में। प्लेटा निस्टा गेंजेटिका। प्लेटानिस्टा गेंजेटिका इसका साइंटिफिक नेम। किसका? कौन सी वाली डॉल्फिन है ये, जो कहां पाई जाती है? गंगा रिवर। गंगा रिवर कहां स्टार्ट होती है? देवप्रयाग से। गंगा की लेंथ कहां पे गिरती है गंगा? बे ऑफ बंगाल। ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है? ईस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, एस्टुरी बनाती है, डेल्टा बनाती है? डेल्टा बनाती है। किसके साथ मिलके? ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलके, जो कि देश मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है, जिसका नाम सुंदरबन। ये बात सारी क्लियर है? जो लिखना है ये लिखते रहो। नेशनल एक्वेटिक एनिमल गेंजेटिक डॉल्फिन, इसका साइंटिफिक नाम लिख लो। एप्स बंदर की प्रजाति होती हैं। एम्फीबियंस जो धरती में भी और लैंड और वाटर दोनों में चल सके। चलो क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट? अगला करो, पढ़ो ध्यान से। बताओ। बिल्कुल सही। पोल्टी में क्या है? पोल्टी का सवाल है ये। पोल्टी में बस लैंग्वेज वो इतनी कंफ्यूजिंग डालेंगे कि आप घबरा जाओ, डर जाओ, पर बहुत आसान क्वेश्चन होता है पोल्टी के। बिल्कुल जो आपने पढ़ रखा है ना, वही क्वेश्चन आएंगे। ये पूछ रहा है राइट टू प्रिवेसी और पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ जिसको बोलते हैं। राइट टू लाइफ कौन सा आर्टिकल है? फंडामेंटल राइट आता है, आर्टिकल 21, 21 लिखो। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21 या आर्टिकल 21, जो कि किसमें है? पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हमारे दे रखे हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स स्टार्टिंग में कितने हुआ करते थे? 7। आज के टाइम पर कितने हैं? 7th राइट जो हटा दिया गया, कौन सा राइट था वो? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार था। ये हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसको हटा के अब लीगल राइट बना दिया गया। कब? हाँ जी, 44th अमेंडमेंट। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के लीगल राइट बनाया गया, फंडामेंटल राइट हटा के। ये बना है 44th अमेंडमेंट। लिखो 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1978 में। बिल्कुल सही। इस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? मोरारजी देसाई।
ये सारी बात इंपॉर्टेंट है, लिखो। आर्टिकल 21 समझे क्या है? ये हमें निजता और जीवन जीने का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21 कौन से भाग में है? पार्ट 3। पार्ट 3 में सारे क्या दे रखे हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऑफ पार्ट 3 को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत जरूरी। मैग्ना कार्टा का मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी पार्ट है। पार्ट 3 को बोला जाएगा। फंडामेंटल राइट्स पहले कितने हुआ करते थे आज के टाइम पे? ठीक है, 21 वाला समझ में आया? कब हटाएगा 7वें को? 44th अमेंडमेंट 1978 में। आर्टिकल 14 बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून जो है ना वो सबके लिए समान है। ऐसा नहीं किसी के लिए कानून अलग होगा और कोई ज्यादा अफसर बन गया तो उसके लिए कानून अलग हो। जितने भी सिटीजन इंडिया के हैं सबके लिए कानून क्या है? सबके लिए सेम। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 14, इक्वलिटी किसके सामने? लॉ। ठीक है। आर्टिकल 17 बताता है अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ, लिखते रहो, आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी पहले के जमाने में होता था, छुआछूत करते थे कि भाई ये अनटचेबल है, इसको, वो बिल्कुल अबोलिश कर दिया गया। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 17। बार बार आता है जैसे एग्जाम का फेवरेट आर्टिकल है ये, आर्टिकल 17। कौन सा? अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 14 बताता है, हाँ जी, आर्टिकल 14 की बात कर रहा हूँ। 24, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बोल गलत दिया। 24 बताओ। ये है चाइल्ड, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर कौन सा आर्टिकल? 24। समझे ये सारी बात? लिखते भी रहो साथ साथ छोटे छोटे करके। ये ठीक करा तुमने, गलत करा था? गलत करा ये वाला क्वेश्चन? ठीक करा था? ठीक है। और जो नहीं कर रहे हो मतलब उसको ब्लैंक छोड़ दो कि अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी गलत करोगे तो। यही भाई प्रैक्टिस करके चलेंगे। स्टार्टिंग में वर्स्ट के लिए तैयार हो जाओ तो पेपर कैसा जाएगा? बेस्ट। समझ में आ गया सारी चीज? हटाऊं? करो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ, अटेम्प्ट करो, नहीं करना तो ब्लैंक मार दो, बता रहा हूं। ठीक है चले। ऑन्कोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ कैंसर, लिखो। इसका आंसर है बी, कैंसर। कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर क्या है? कैंसर इज अ, बताओ, अनकंट्रोल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। अनकंट्रोल डिवीजन या अनकंट्रोल माइटोटिस, माइटोटिस क्या बोलते हैं? माइटोसिस, माइटोसिस बोल देते हैं। अनकंट्रोल माइटोसिस ऑफ सेल्स, या फिर अनकंट्रोल सेल्स का डिवीजन बहुत ज्यादा मात्रा में, उसको क्या बोलेंगे? कैंसर। जो जीन रेस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए उनको बोला जाता है ऑन्कोजीन। क्या? ऑन्कोजीन रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। कैंसर की स्टडी ऑन्कोलॉजी। कैंसर के ट्रीटमेंट में एक एलिमेंट यूज होता है, लिखते रहो जो बोल रहा हूं, कोबाल्ट। क्वेश्चन आ चुका है कोबाल्ट का। कैंसर के ट्रीटमेंट में ऑप्शन डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे तो आंसर क्या होगा? कोबाल्ट कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। स्टडी ऑफ कैंसर, बताओ बताओ। ऑन्कोलॉजी। और कैंसर है क्या? अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल, कोशिकाओं का ज्यादा मात्रा में टूटना, तो वो ट्यूमर का फॉर्म कर लेता है। बाकी बताओ, बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? बताओ, इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? और सोइल की स्टडी को क्या बोलते हैं? तीनों बताओ। पहले बर्ड की बताओ। नहीं, बर्ड की स्टोरी को बोला जाता है ओरियोंथोलॉजी। क्या बोलता है? ओरियोंथोलॉजी।
इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। सोइल की तो बता दो अब, पेडोलॉजी। सोइल की स्टडी को पेडोलॉजी। सारे इंपॉर्टेंट लिखो, लिख लिया, भूलना मत, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले एग्जाम में बता रहा हूं। इंसेक्ट की स्टडी को, बर्ड की स्टडी को ओरियंथोलॉजी। ओरियंथोलॉजिस्ट या बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है किसी को, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इसका लिखो नाम, सलीम अली। सलीम अली को बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इसने बर्ड्स के लिए बहुत अच्छे काम करे हैं, तो इसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पर है? गोवा, बिल्कुल सही। ये भी लिखते रहो जो बता रहा हूं मैं। सलीम अली बर्ड सेंचुरी लिखो, गोवा में। सलीम अली नेशनल पार्क J&K, दोनों में कंफ्यूज मत हो ना। बर्ड सेंचुरी की बात आएगी तो कहां पर है? गोवा में बर्ड सेंचुरी। पर नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क की बात आएगी तो वो J&K। कंफ्यूज नहीं होना, गोवा और कौन है ये सलीम अली? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। समझ गए ये बात सारी? चले आगे चले, यहां से कुछ नहीं बताना और। क्लियर है? टफ है क्या थोड़ा एग्जाम? चलो करो क्वेश्चन करो। हाँ जी साक्षी जी, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है समझे आप लोग? 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने? 16 महाजनपद। ये सारे मतलब ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, एक नहीं डालेंगे, मतलब 3 महाजनपद है, एक नहीं है, वो एलिमिनेट करना है। इसका आंसर हो जाएगा कलिंग। ये तीनों आते हैं 16 महाजनपद के अंदर, ठीक है, ये नहीं आता। कलिंग की पर वॉर हुई थी एक, अशोका 261 BC में। अशोका, इसी लड़ाई या इसी वॉर के बाद अशोका ने अपना सारे वो राजपाट या फिर लड़ाई झगड़ा त्याग के बुद्ध धर्म अपना लिया, शांति की तरफ चले गए, हृदय परिवर्तन हुआ उनका। कौन सी वॉर के बाद? कलिंग वॉर। कलिंग ये उड़ीसा का पुराना नाम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, समझे? कलिंग वॉर कब है? चलो, कौन था? अशोका। इस वॉर के बाद अशोका ने सारे मतलब लड़ाई झगड़े खून खराबा देख के हृदय परिवर्तन के बाद बुद्ध धर्म अपनाया। तो एक मोंक थे, बुद्धिस्ट मोंक, जिन्होंने कन्वर्ट कराया बुद्धिज्म में अशोका को। उस मोंक का नाम उपागुप्त, बुद्धिस्ट मोंक है ये। मोंक समझ गए ना, साधु टाइप। किसने कन्वर्ट कराया अशोका को? उपागुप्त ने। कौन सी लड़ाई या कौन सी वॉर के बाद? कलिंग वॉर। कब हुई थी? ये तीनों क्या है? महाजनपद के अंदर आते हैं। आगे देखेंगे, मैंने फोटो लगा रखी है सारे महाजनपद की। कुरु की कैपिटल, इनकी कैपिटल हुआ करती थी महाजनपद की। कुरु की कैपिटल है इंद्रप्रस्थ। गंधार की है तक्षशिला, गंधार की तक्षशिला। कुरु की इंद्रप्रस्थ। आगे मैंने लगा रखे हैं ये सारा, तुमने लिख लिया उपगुप्त वाला चीज, देख लो अब। ये 16 महाजनपद है, इसमें बस कलिंग नहीं है ना, तो कलिंग आंसर था। अब इंपॉर्टेंट क्या है इनकी कैपिटल्स? काशी की है वाराणसी, कौशल्या की है त्रासदी, अंग की है चंपा, मगध की है राजगीर, ये इंपॉर्टेंट। वज्जी की है वैशाली, माला की है कुशीनारा, छेदी की है सोंतीवती, वत्स की है कौशाम्बी, कुरु की है इंद्रप्रस्थ, आज के टाइम कौन सा है? दिल्ली वाला। पंचाल की है कामपिल्या, मत्स्य की है विराटनगर, सूर्य की है मथुरा, अशाका की है पाटन, ये पाटन आज के टाइम गुजरात वाला, बैंक ऑफ गोदावरी के पास। अवंती है उज्जैन, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी।
गंधार की है, कंबोज की है, पोंचा। ये आज के टाइम पे इनकी लोकेशन। तो ये सब देख के जाना है एग्जाम में, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कलिंग नहीं था ना इसमें, तो उसका आंसर क्या था? कलिंग। ठीक है, ये पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन तैयार है? करो भैया, ये तो पढ़ा रखा है, ये मत गलत करना। भाई सबने पढ़ा है, दिल्ली पुलिस वालों ने पढ़ा है? अच्छा आप नहीं है, कोई बात नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन समझे आप लोग? ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में बात कर रहा है। पहले तो बताओ एटमॉस्फेयर की लेयर्स कितनी है? 5 लेयर्स है, पर यहाँ पर 4 दी गई हैं। तो देख लेते हैं। मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ है। सबसे फर्स्ट लेयर आती है जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर है स्ट्रेटो, उससे ऊपर मीजो, उससे ऊपर थर्मो या फिर आइनो, सबसे लास्ट में है एक्सो यानी अंतरिक्ष वाला भाग या सबसे लास्ट वाला। अब अरेंज करना था सरफेस से लेकर ऊपर की तरफ। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, ढूंढो कहाँ है ट्रोपोस्फेयर, ये रहा, तो सेकंड पहले आ जाएगा, इन दोनों में से आंसर है। ठीक है, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो कहाँ है? थर्ड। 2 के बाद क्या आएगा? 3, आंसर हो जाएगा। ऐसे करना था, ठीक है। उसके ऊपर आती है मीजोस्फेयर, फिर थर्मो, फिर एक्सो, एक्सो ये रही। उसके बाद आएगी मीजो, फिर लास्ट में एक्सोस्फेयर। ठीक है, डन है। अब मेरे को बताओ ओजोन लेयर कौन सी लेयर में है? स्ट्रेटोस्फेयर है, बिल्कुल सही। स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर, जो कि हमें बचाने का काम करती है किससे? यूवी रेज, जो सन यूवी रेज छोड़ रहा है ना, अल्ट्रावायलेट रेज। मीजो के बाद है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर सबसे लास्ट में है एक्सोस्फेयर। कोल्डेस्ट लेयर, हाँ जी, मीजो। हॉटेस्ट थर्मो, याद रखना। मीजो क्या है? कोल्डेस्ट। ये थर्मो फोर्थ वाली इसका है ये हॉटेस्ट लेयर। हाँ हॉट रहेगी, पर सबसे ज्यादा वो है थर्मो। समझे? कोई डाउट है? सैटेलाइट होती है इसमें, आइनो या थर्मो में, रेडियो स्टेशन सैटेलाइट थर्मो में। जो ऊपर से उल्का पिंड आ गए वो टूट जाते हैं मीजो में। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है? ओजोन लेयर। प्लेन्स कहाँ पे उड़ते हैं, कौन सी लेयर में? प्लेन और जेट कहाँ उड़ते हैं? स्ट्रेटो में। स्ट्रेटो में क्या उड़ते हैं? जेट प्लेन्स, एयरप्लेन, जेट प्लेन। जो बादल बादल है वो नीचे रह जाते हैं, कौन सी लेयर में? ट्रोपो में। जितने बादल, क्लाउड्स, वेदरिक फिनोमिना, वो कौन सी लेयर में पाया जाता है? जो सबसे नीचे वाली है। यहाँ पर होते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स के ऊपर चले जाते हैं क्या? एयरप्लेन्स वगैरह, ताकि उनका रास्ता क्या है? क्लियर है, ठीक है ना। वेदरिक फिनोमिना कौन सी लेयर में? ट्रोपो में। और प्लेन कहाँ उड़ते हैं? ओजोन कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटो। सबसे ठंडी मीजो, सबसे गर्म थर्मो। थर्मो में पाए जाते हैं सैटेलाइट, ये रेडियो स्टेशन की सैटेलाइट होती है ना। एक्सो तो अंतरिक्ष वाला भाग है, सबसे स्पेस वाला पार्ट है। समझे सारी चीज? दिक्कत है कोई? करो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मुंह मत बनाओ। कोई नहीं, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। मैं बता देता हूँ इसका आंसर। अगर जो पहले पता है ना, पहले वो एलिमिनेट करना चाहो, करेगा कोई? अटेम्प्ट मारो, फिर मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अब तो कर लो। चलो करो। हाँ कहाँ है पैम्पास, कहाँ पाए जाते हैं बताओ? हाँ, अर्जेंटीना, बिल्कुल सही। ये ग्रास लैंड्स है, मतलब घास के मैदान है ये, ग्रास लैंड्स, टाइप ऑफ ग्रास। हर कंट्री में ग्रास को ना अलग नाम से जाना जाता है, बस वही है ये, नाम अलग अलग कंट्री में अलग है। तो पैम्पास पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, पेरीज पाए जाते हैं यूएसए, लानोस पाए जाते हैं वेनेजुएला।
अब बताओ क्या ऑप्शन बनेगा, कौन सा बनेगा ऑप्शन, चूज करो जल्दी। ये बन जाएगा क्या, ये बनेगा, ये बनेगा भैया, ए का सेकंड इसमें है, बी का तो बनेगा थर्ड, बी का थर्ड, यही है आंसर। क्या हो जाएगा, ये याद रखना, ये आ जाएगा एग्जाम में। क्या है ये, ग्रासलैंड से, घास के मैदान है बस, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना गया है बस, ठीक है, याद करने हैं। हाँ उतार लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आएंगे। घास के मैदान है वैसे, घास के प्रकार या मैदान। चले इंडिया स्टेपीज बोलते हैं शायद एशिया में, एशिया इंडिया एशिया में तो आता है, एशिया में बोलते हैं स्टेपीज, स्टेपीज बोलते हैं शायद, कंफर्म कर लेना एक बार। हो गया, बता दो भैया, है कोई आइडिया? हाँ क्या बात है, कर लिया तुमने तो, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, इसके तुम्हें ना नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगी ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भैया 100 से 120 दिन। क्या है ये, ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इन इंडिया में, मॉनसून का ड्यूरेशन 100 से 120 दिन। अब मॉनसून के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था हमने लास्ट क्लास में, बता दो क्या है, सबसे ज्यादा मॉनसून जो इंडिया में बारिश करता है, साउथ वेस्ट, पढ़ा है लास्ट क्लास में ही, कौन सा मॉनसून था वो, जो यहां से साउथ वेस्ट मॉनसून, ऐसे कौन सा सी है ये, यहां पर है, ये हमारा इंडिया, ऐसे मान लो सबसे ज्यादा बारिश जो करेगा साउथ वेस्ट मॉनसून पूरे इंडिया में। और बारिश कौन से टाइप की होती है इंडिया में सबसे ज्यादा, उसका नाम बताया था मैंने, ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या वर्ड बताया था, लिखते रहो, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है सबसे ज्यादा। क्या लिख दिया मैंने, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल आप भी बताएंगे क्या आती है, बताओ, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, ओरोग्राफिक रेनफॉल कौन सी है, हाँ क्या कह रहा है, अरे हाँ ये पूछना चाह रहा हूं मैं, ओरोग्राफिक का मतलब पूछना चाह रहा था। ओरोग्राफिक रेनफॉल वो है, जैसे कोई मॉनसून आया बादल में, वो पहाड़ों से टकराएगा और फिर बारिश हो जाएगी। और मैंने रूट वर्ड बताया था माउंटेन का, और रूट वर्ड ऑफ माउंटेन, ओरोग्राफी का मतलब जो मॉनसून पहाड़ों से टकराएगा और फिर बारिश करेगा, यही बारिश इंडिया में ज्यादा होती है, समझ गए। साउथ वेस्ट मॉनसून पहले टकराता है किससे, वेस्टर्न घाट से, जो मॉनसून नहीं टकराया वो चला जाता है ऊपर हमारे नॉर्थ इंडिया में, फिर हिमालय वगैरह से टकरा के इंडिया में, पूरे इंडिया में बारिश हो जाएगी। कौन सी वाली बारिश है ये, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफी का मतलब समझ गया अब, जो पहाड़ों से टकरा के, इसको ऐसे ही लिख लो, पहाड़, पहाड़ों से टकरा के, ऐसे लिख लो जो अगर मैसेज भाषा में लिखते हैं ना। रिट्रीटिंग मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है वो, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून, लौटता हुआ। ये क्वेश्चन आ चुका है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कौन से भाग पे इंडिया पे बारिश करता है, हैं? गलत है, नॉर्थ ईस्ट से तो स्टार्ट हुआ है यहाँ से ये मॉनसून, और ये बारिश करता है, बताया था लास्ट क्लास में, तमिलनाडु या कोरोमंडल वाले कोस्ट पे, बताया था। तमिलनाडु या कोरोमंडल कोस्ट पे कौन सा मानसून बारिश करता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, और पूरे इंडिया में बाकी में करेगा ये साउथ वेस्ट। ये जहां से स्टार्ट होता है ना, ये साउथ वेस्ट से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे घूम के आता है, फिर यहाँ है नॉर्थ ईस्ट, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया, तो ये ऐसे रिट्रीटिंग लौटता हुआ मानसून बारिश कर देगा तमिलनाडु कोस्ट पे, समझ गए। क्लियर हुआ मानसून के बारे में। मानसून क्या है, मैं एक से वर्ड पूछूं आपसे, मानसून है क्या, बताओ, कोई बता सकता है मानसून क्या है? बारिश तो है, ये है
सीजनल डिस्टरबेंस बोलते हैं इसको। मॉनसून क्या है, लिखो सीजनल डिस्टरबेंस। मौसमी विक्षोभ, डिस्टरबेंस का मतलब कुछ बोलते हैं विक्षोभ, ऐसा कुछ हिंदी में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। डिस्टरबेंस लिख लो, मतलब बीच में मॉनसून सीजन्स के बीच में आके ये क्या करता है, डिस्टरबेंस। किसको बोला जाता है, मॉनसून को। क्लियर है, कितने दिन का है। सबसे ज्यादा बारिश कौन सा मॉनसून करेगा, कौन सी वाली बारिश होगी, ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक का मतलब पहाड़ों से टकराकर। करो, ये तो कर दो। ठीक है, क्या आंसर है इसका। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, सारी चीज थ्योरी से करेंगे, ये प्रैक्टिस चल रही है। तो मैं सीधा अभी आंसर बताऊंगा। क्या आंसर है, आपने बताया, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर, बिल्कुल ठीक है। जो फर्स्ट इंग्लिश आया किसी मुगल कोर्ट में, वो किसकी कोर्ट में आया था, जहांगीर की कोर्ट में। कौन आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। लिखो, पहला अंग्रेज जो किसी मुगल कोर्ट में आया कौन से ईयर में, 1608। साथ में है, 8 है, देख लेना, 7 8 है, यही होगा। अच्छा, चलो कर लेंगे इसको कंफर्म। पहले ये करो, कौन सा आया, कौन सा अंग्रेज आया था भाई, कैप्टन विलियम हॉकिन। किसकी कोर्ट में आया, जहांगीर के दरबार में, परमिशन लेने किस चीज की, कि हम फैक्ट्री बना ले, हम कारोबार कर ले। तो जहांगीर ने क्या करा, इसको अपनी कोर्ट में ही रख लिया। ये बाहर से लेके आया था क्या, लिकर, शराब। और ये जो जहांगीर था, ये था शराबी किंग, पियक्कड़ किंग। इसको पसंद आ गई भाई बाहर की, तो इसने अपने कोर्ट में रख लिया कि कहाँ जा रहा है फैक्ट्री बनाने, यहीं रहे, अब ला के मेरे को पिलाता रहे। ठीक है, इसको एक टाइटल दे दिया, इसको ये ज्यादा पसंद आ गया, टाइटल दिया क्या, इंग्लिश खान। इंग्लिश खान का टाइटल किसको मिला, कैप्टन विलियम हॉकिन। किसने दिया, जहांगीर ने। ये फर्स्ट अंग्रेज था जो किसी कोर्ट में आया था, मुगल्स की कोर्ट में। टाइटल याद रखना। उसके बाद क्या होता है, ये तो अपनी कोर्ट, इसको अपने दरबार में रख लेता है। फिर 1613 या 15 के आसपास सेकंड अंग्रेज आता है जहांगीर की कोर्ट में, जिसको परमिशन दे दी जाती है, सर थॉमस रो। सर, ठीक है ना, 1608। सर थॉमस रो सेकंड, 1613 के टाइम पे आया, सेकंड अंग्रेज, सेकंड इंग्लिशमैन। ये भी किसकी कोर्ट में आया, जहांगीर की। इसने फिर जहांगीर ने इसको परमिशन दे दी कि तुम फैक्ट्री लगा लो। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई अंग्रेजों ने सूरत में। कहां पे लगाई, सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई अंग्रेजों ने। एक क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके टाइम पीरियड पे आई थी, तो वो आंसर होगा उसका अकबर। अगर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें ना, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में किसके टाइम पे आई, उसका आंसर हो जाएगा अकबर। पर कोई पहला अंग्रेज जो किसी की कोर्ट में गया, वो जहांगीर की कोर्ट में परमिशन मांगने, किस चीज की परमिशन, फैक्ट्री लगाने की। टाइटल क्या दिया, किसको, ओकिन को। सेकंड कौन आया, सर थॉमस रो। इसको परमिशन दे दी गई कि फैक्ट्री लगाओ। जहांगीर के बारे में क्या जानते हो, जहांगीर ने, हाँ बिल्कुल सही, क्या बनाई थी, अरे बिल्कुल सही। आगरा का एक किला होता था, कहां पर बनाई थी है, आगरा फोर्ट के बाहर एक चेन लटकी होती थी, उस चेन का नाम था चेन ऑफ जस्टिस। चेन ऑफ जस्टिस। इस चेन को क्या था, ये कोर्ट के बाहर लटकी होती थी। ऐसा होता था कोई भी आगे इसको बजा देगा ना, तो उसको डायरेक्ट पेश किया जाए जहांगीर के सामने। किसी को कोई दिक्कत है, वो ये चेन बजा दे, तो उसको डायरेक्ट पहुंचा दिया जाएगा जहांगीर के पास, वो अपनी कंप्लेंट कर सकेगा। ठीक है, और ऐसा भी माना गया है कि मान लो कोई जानवर चलते चलते उसके लग गया ना चेन को, उसको भी उठा के पेश कर देते थे जहांगीर के सामने। ऐसी पेंटिंग्स में दिखाया गया है। पेंटिंग्स अपने टाइम पे ग्लोरी में थी, किसके टाइम पे, लिखो, पेंटिंग्स
ऑन फुल ग्लोरी, फुल ग्लोरी का मतलब चरम पे थी, किसके टाइम पर? जहांगीर के टाइम पर पेंटिंग्स। ठीक है, ये बात सारी। जहांगीर ने सिख गुरु को शहादत दी, किसको? जहांगीर ने फिफ्थ सिख गुरु, फिफ्थ सिख गुरु, गुरु अर्जन देव, उनको क्या करा? शहादत दी, उनको मारा, फांसी दी। इंपॉर्टेंट, गुरु अर्जन देव जी। फिफ्थ सिख गुरु को किल किया या मारा किसने? जहांगीर ने। ठीक है, ये बात क्लियर है? अकबर के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? ये हो गया, हटाऊं? अकबर के बारे में थोड़ा डिस्कस करो। अकबर ने जजिया हटाया 1563 में, अबोलिशन ऑफ जजिया, अबोलिशन ऑफ जजिया टैक्स। जजिया क्या था? जजिया एक नॉन मुस्लिम पे लगने वाला टैक्स हुआ करता था, उसको अबोलिश करा अकबर ने। बिल्कुल सही। 1564 में तीर्थ यात्रियों का टैक्स हटा दिया, इसको बोलते हैं पिलग्रिम टैक्स। क्या बोलते हैं? पिलग्रिम, पिलग्रिम टैक्स। जो तीर्थ यात्रा करते थे उन पर भी टैक्स लगता था, उसको भी हटा दिया अकबर ने। इसकी बैटल बताओ पहले से ही, पहले तो ये बताओ 1556 में कौन सा युद्ध हुआ है? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ कौन से ईयर में हुई है? 1556 में। किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच। हेमू था इंडियन रूलर, था हिंदू रूलर। क्या? विक्रमादित्य, लास्ट हिंदू जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करी, हेमू। ठीक है। अकबर तो इस टाइम पे था सिर्फ 14 साल का, जब ये बैटल ऑफ पानीपत हो रही थी। अकबर की तरफ से लड़ रहा था बैरम खान। ये मोस्टली बैटल जीतता बैरम खान ने, पर किंग था उस टाइम पे अकबर। ठीक है, सारी बात। अगली बैटल बताओ 1576, बैटल ऑफ, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बिल्कुल सही। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कौन सी ईयर में हुई है? 1576। किस किस के बीच? अकबर और महाराणा प्रताप। इस बार अकबर की तरफ से था राजा मान सिंह, राजा मान सिंह और ग्रेट महाराणा प्रताप जी के बीच। महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच क्या हुई थी? ये बैटल हुई, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, समझे सारी बात? चला आगे। शाहजहां को कैसे याद करोगे? शाहजहां ने क्या बनवाया है? ताजमहल। इसके टाइम पर आर्किटेक्ट ग्लोरी पे था। आर्किटेक्ट क्या था? चरम सीमा पर। किसके टाइम पर? आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर फुल ग्लोरी पे था शाहजहां के टाइम पे। इसने बहुत सारी चीजें बनवाई है। क्या क्या? लाल किला, ताजमहल, मोती मस्जिद बनाया, एक जामा मस्जिद बनाया है। ये सारी चीज किसके टाइम पे बनी है? डन है? समझे? औरंगजेब के बारे में बताओ थोड़ा सा। इसने जजिया दोबारा लगाया, और क्या करा इसने? इसने अपने भाइयों को हराया। ये छोटा था दारा सिको। दारा सिको सबसे बड़ा बेटा था किसका? शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था दारा शिको, पर ये छोटा था। गद्दी इसको मिलने वाली थी, इसको हजम नहीं हुई बात, इसको राजा बनना ही था कैसे भी करके। तो इसने इसको हराया, अपने भाई को हराया और अपने पिता को कैद करके जेल करवा दी। ठीक है। कौन सी बैटल में हराया? 1658, बैटल ऑफ धर्मत या बैटल ऑफ समूगढ़। बैटल ऑफ समूगढ़ या बैटल ऑफ धर्मत बोलते हैं। किसने हराया? औरंगजेब ने। किसने किसको हराया? अपने ही भाइयों को, दारा शिकोह को। और फिर खुद बैठ गया दिल्ली की
गद्दी पे। इस शाहजहां ने। औरंगजेब की डेथ कब हुई है? औरंगजेब की डेथ शेरशाह सूरी ने क्या रेड फोर्ट? पुराना किला बनवाया शेरशाह सूरी ने, ओल्ड फोर्ट बनवाया। ठीक है, डन है, चला आगे। समझे? करोगे अगला क्वेश्चन? जोश मत ठंडा होने दो भाई, चलो। अरे क्या बात है, पता है इसको आंसर? पहले मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन ना आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, छपने वाला है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जितने भी आने वाले एग्जाम में सब में मिलेगा। क्यों मिलेगा? 28, बिल्कुल सही, MS स्वामीनाथन की 28 सितंबर 2023, 98 साल की उम्र में, करंट अफेयर का सवाल है, डेथ होगी इनकी। कौन थे ये? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। आने वाला सवाल है, बता रहा हूं मैं। इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, आएगा ये सवाल, पक्का आएगा। अब मेरे को बताओ, ये समझ गए बात MS स्वामीनाथन के बारे में? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इन्होंने एग्रीकल्चर या ग्रीन रेवोल्यूशन में काफी योगदान दिया। बिल्कुल सही, HY सीड्स मंगाए गए थे। किस किस के? वीट और राइस के। मेरे को बताओ, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर पूरे वर्ल्ड में किसको बोला जाता है? वर्ल्ड लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका आंसर है नॉर्मन बरलॉग। भूलना मत, इंपॉर्टेंट ये भी। वर्ल्ड लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? नॉर्मन बरलॉग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखते रहो। नॉर्मन बरलॉग, ये लिखा। नॉर्मन बरलॉग को क्या जाना जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में कौन है? MS स्वामीनाथन। एक नाम लिखा है वर्गीस क्यूरियन, सुना कहीं नाम? बिल्कुल सही, फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन। फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन कौन है? डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। इंडियन है ये, बाहर का नाम मत समझना। वर्गीस क्यूरियन इंडियन, फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन। ठीक है, इनका नाम भी सुना होगा कहीं ना कहीं, सुंदरलाल बगोना। बताओ कौन है? कौन सा आंदोलन? बिल्कुल सही, क्या बात है। चिपको आंदोलन 1973। उस टाइम ये यूपी का भाग हुआ करता था, पर आज के टाइम पे उत्तराखंड वाला एरिया है। 1973 चिपको आंदोलन हुआ, किसने लीड करा? सुंदरलाल भगोना जी ने। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, सारे बताओ मेरे को एक बार। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन, इनकी डेथ होगी तो एक क्वेश्चन आएगा। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड नॉर्मन बरलॉग। फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन वर्गीस क्यूरियन। और चिपको आंदोलन किसने लीड करा? सुंदरलाल भगोना। कौन सा ईयर है ये? 1973। एरिया कौन सा था? उस टाइम यूपी था, आज के टाइम पर उत्तराखंड। चिपको आंदोलन में ये पेड़ काटने से बचा रहे थे, खुद को हक कर ले रहे थे पेड़ के साथ कि हम मर जाएंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे। ये था चिपको आंदोलन। ठीक है, समझिए सारी बात। करो भैया, ये तो कर दो भैया, ये किसने गलत करा फिर बताऊंगा उसको। सारे करो, शांत बैठे हो यार। पढ़ा ही नहीं गया ये चीज? पढ़ा था? कितनी बार हो गया ये तो? बहुत बार हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। आंसर नर्मदा है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? क्यों है? इन चार ऑप्शन में से नर्मदा इकलौती ऐसी रिवर है जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। किस तरफ? ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, नीचे साउथ और ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है। पूछा गया है वेस्ट की तरफ कौन सी बहती है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी इनमें से। इसका नाम है नर्मदा रिवर। कहां से निकलती है? कहां से? अमरकंटक। MP स्टेट कौन सी है?
एमपी में अमरकंटक प्लेटू से कौन सी रिवर है? नर्मदा। गिरेगी कहां पर? क्या बनाएगी? एस्चुरी या डेल्टा? एस्चुरी बनाएगी। क्या बनाएगी भैया? एस्चुरी बनाएगी। कौन सी रिवर? नर्मदा। कहां से निकलती है पता लग गया? एस्चुरी 4 रिवर बनाती है। गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ, ये खंबात की खाड़ी है, यहां पर डायरेक्ट 4 रिवर ड्रेन होती है। यही गुजरात में आता है ये पार्ट, यहां इस तरफ। चारों रिवर का नाम नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। इंपॉर्टेंट, ये चारों रिवर क्या बनाएंगी? एस्चुरी। अब एस्चुरी क्या है आप लोग ही बताएंगे। बताओ एस्चुरी क्या है? एस्चुरी और डेल्टा में फर्क बताओ मेरे को। बताओ, बहुत बार करा दिया। नवीन सर ने भी कितनी बार बताया तुम्हें? पानी कम हो जाए, छिछला हो जाए, बटने लगता है ब्रांचेस में, तो वो क्या बनता है? जैसे रिवर आई ऐसे, ये ऐसे ऐसे फॉर्म होगी, पानी बट गया कम होके, उसको क्या बोलेंगे? ये है डेल्टा। इधर ये पहाड़ वेस्टर्न घाट्स वगैरह हैं, तो कोई नदी आती है और डायरेक्ट ही ऐसे गिर जाती है, वो बटती नहीं है, वो क्या बनाती है? एस्चुरी। ये घाटी घाटी टाइप बना देते हैं, उसको बोलते हैं एस्चुरी। समझ में आ गया डेल्टा और एस्चुरी में फर्क क्या है? नर्मदा के बारे में समझ में आया? कहां से निकलती है भैया? अमरकंटक मध्य प्रदेश से। कौन सी रिवर? ये इसी साल सवाल आया था सीजीएल में, नर्मदा वाला, कहां से निकलते हैं, ओरिजिनेशन। ठीक है, बताऊं? चलो आगे, गोदावरी के बारे में बताओ। हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। गोदावरी का ओरिजिनेशन बताओ जल्दी से। कितनी बार करें भैया? कौन सी स्टेट है? महाराष्ट्र। त्रिम्बकेश्वर प्लेटू से निकलने वाली रिवर, शहर कौन सा पड़ता है इधर? गोदावरी गिरती कहां पर है? ईस्ट बहती है, वेस्ट में बहती है? ईस्ट में गोदावरी निकलती है, देख लो। या महाराष्ट्र से ऐसे निकलेगी, बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। डेल्टा बनाएगी या सूर्य बनाएगी? डेल्टा। जितनी ईस्ट में गिरती है ना, बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, वो ज्यादातर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हैं। और वेस्ट में गिरने वाली क्या बनाती हैं? एस्चुरी। नर्म इसके बारे में समझिए, गोदावरी है ये। गोदावरी की लेंथ किसकी है? कृष्णा के बारे में बताओ जल्दी से। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर प्लेटू, यही महाराष्ट्र में, इसके थोड़ा सा नीचे प्लेटू का नाम है महामलेश्वर। यहां से निकलती है, ऐसे गिर जाती है। ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। डेल्टा बनाएगी, बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। सारी बात ठीक है। इसकी लेंथ करीब करीब 1400। कावेरी के बारे में बता दो। बिल्कुल सही, डिस्प्यूट है। कावेरी निकलती है कर्नाटका में से, कर्नाटका ब्रह्मगिरी रेंज, ताल, ताल कावेरी से निकलने वाली रिवर कावेरी। 800 कुछ है, 850 किलोमीटर की है ये रिवर। गिरेगी कहां पर? कौन से सी में? क्या बनाएगी? ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है? ईस्ट, पूर्व की तरफ बह रही है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, डिस्प्यूट है कौन कौन सी स्टेट के बीच? कावेरी बॉर्डर डिस्प्यूट आता है, लिख लेना। डिस्प्यूट मतलब पानी को लेके झगड़ा, 4 स्टेट के बीच। कौन कौन सी? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। पुडुचेरी यूटी है, कर समझ लेना अपने आप। चारों के बीच ये रिवर बहती है, और चारों में क्या है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, डिस्प्यूट समझ गए ना, पानी को लेके कि हम लेंगे ऐसा ऐसा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने, मेरे को बताओ, गंगा ऑफ साउथ कौन सी है? यही ऑप्शन है, गंगा ऑफ साउथ। हाँ जी, गोदावरी। गंगा ऑफ साउथ बता रहा हूं, कावेरी। गंगा ऑफ साउथ,
गंगा ऑफ साउथ कौन सी है? गोदावरी है, साउथ गंगा। फर्क समझना, साउथ गंगा और गंगा ऑफ साउथ, ये दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। दक्षिण गंगा, इसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा। दक्षिण की, समझे? दक्षिण की गंगा कौन सी रिवर है? कावेरी। और दक्षिण गंगा कौन सी रिवर है? गोदावरी। ऐसा क्यों है, कर रखा है एक्सप्लेन। पता नहीं क्या कह रहे हैं? की लाग गया तो भैया आंसर हो जाएगा कावेरी। हाँ, कावेरी के बारे में बताया था। कावेरी साउथ इंडिया की इकलौती कैसी रिवर है? पेरिनियल, जो कि सारा साल बहती है। कैसी रिवर है ये? पेरिनियल। साउथ इंडिया की इकलौती सारा साल बहने वाली रिवर कौन सी है? कावेरी। सारा साल लिख लो, इसको लिख लो ऑल ईयर, या सारा साल बहने वाली। सारा साल बहने वाली रिवर कावेरी, जो खो जाती है। सारा साल बहती है, और नॉर्थ इंडिया में सारा साल बहने वाली रिवर है गंगा, तो इसलिए दक्षिण की गंगा बोलते हैं कावेरी को। ऐसे ही सबसे बड़ी नदी इंडिया में है, सबसे बड़ी रिवर इंडिया की गंगा, और साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी, तो इसलिए उसको दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे, करो भैया। हाँ भैया, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, बिल्कुल सही। करो जल्दी करो, फिर कराना टाइम नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले जनरल इलेक्शन जो इंडिया में पहले चुनाव हुए कौन से टाइम पे? ये 51 से लेकर 52, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब कैसे लिखना कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन इक्वल करके लिखो 51 से 52, ऐसे बनाने नोट्स बिल्कुल छोटे। क्या याद आता है 51 52 में? पहले तो चुनाव हुए, सबसे बढ़िया, हाँ, फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट मतलब पहला संशोधन हुआ संविधान में, कौन सा ईयर है ये? 1951। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट संशोधन लिख लो, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। पहला संशोधन कौन से ईयर में हुआ है? 51 में। क्या अमेंडमेंट थी ये? नहीं, नाइन्थ शेड्यूल ऐड करा गया, लैंड रिफॉर्म। इस अमेंडमेंट में हुआ लैंड रिफॉर्म, जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई। जमींदार होते थे ना, जैसे लैंड कैप्चर वगैरह, वो खत्म करी गई। 51 में पहला अमेंडमेंट हुआ, जमींदारी प्रथा को खत्म करा गया, लैंड रिफॉर्म। और नाइन्थ शेड्यूल ऐड करा गया। क्या करा गया? शेड्यूल, अनुसूची। पहले कितनी होती थी? जब संविधान बना 8 अनुसूची होती थी, तो पहली अनुसूची ऐड हुई, मतलब नाइन्थ 1951 में। आज के टाइम पर कितनी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल है 12। पहले कितनी होती थी? 8। नाइन्थ ऐड करेगी कौन से अमेंडमेंट? 51 में। जनरल इलेक्शन पहली बार। ये ठीक है, क्लियर है? हो गया? अनुसूची है ये। सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट, ये आता है बार बार। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, एक्ट आया था 1988, इंप्लीमेंट हुई है 1989 में, याद रखना। एक्ट आया था 88 में। इसमें क्या करा गया? पहले वोटिंग एज होती थी 21 साल, वोट करने की उम्र पहले कितनी होती थी? 21 साल, इसको घटा के कर दिया गया 18 साल। कौन से अमेंडमेंट? 61st अमेंडमेंट, ईयर 1989 में। एक्ट 88 का था, ठीक है? कौन सा एक्ट है ये? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और क्या हुआ इसमें? 21 से उम्र कितनी कर दी गई? 18 साल। 88,
88 का एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया। चले भैया आगे चले। जोश तुम्हारा क्या ठंडा पड़ रहा है? क्वेश्चन बहुत करने हैं आज और सब एग्जाम में आने वाले हैं। हाँ भैया बताओ। सीवी रमन, सीवी रमन को क्या मिला है? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज क्या है बताओ? सिविलियन अवार्ड है। नोबेल प्राइज मिला किस फील्ड में मिला है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा फिजिक्स में। बिल्कुल सही आंसर लिखो, फिजिक्स, रमन इफेक्ट के लिए। ईयर 1930 में नोबेल प्राइज मिला। एक बात बताओ मेरे को, पहले इंडियन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही। कौन सी फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर जी को? लिटरेचर में किसको मिला? ईयर किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए लिटरेचर में मिला। मेडिसिन में मिला है? हाँ जी। करेगा कोई अटेम्प्ट? है क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, एक नंबर। हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना को, हरगोविंद खुराना को मिला है मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार। ईयर 1968 में मिला है हरगोविंद खुराना को। किस फील्ड में? मेडिसिन में। फिजिक्स याद रखोगे? सीवी रमन। हाँ लिख लो। पीस में किसको मिला है? हाँ मदर टेरेसा को मिला है। अभी लेटेस्ट बताओ। 2014 कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी और एक पाकिस्तान की लड़की थी, मौलाना क्या नाम था उसका, मलाला यूसुफ। इन दोनों ने शेयर करा था ये पीस के लिए। कौन है? कैलाश सत्यार्थी और वो मलाला यूसुफ। कौन सा ईयर? 2014 में। मेडिसिन में किसको मिला? कौन सा ईयर में? बिल्कुल सही। क्लियर है ये सारी चीजें? पहला इंडियन जिसको मिला नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये ना एल्फ्रेड नोबल, एक आदमी करता था, क्या नाम उसका? एल्फ्रेड नोबल। उसके नाम पे इसने खोज करी थी डायनामाइट की। डायनामाइट की खोज करी है एल्फ्रेड नोबल ने, उसी के नाम पर नोबेल पुरस्कार रखा गया है। समझे नहीं समझे? क्लियर है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कौन से ईयर में हुई है पता है किसी को? स्किप हो रहा है थोड़ा माइंड से। 1904 है, 1900 है, या तो 1900 है, या फिर 1904 है। इन दोनों में से एक है। चार है ना? चार है, चार करो। 1904 में शुरुआत हुई कि कौन से पुरस्कार की? किसके नाम पर? एल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज करी है? डायनामाइट। पहला इंडियन जिसको मिला कौन सी बुक के लिए? गीतांजलि। ईयर 1913। सीवी रमन जी को कब मिला है? 30 में। डन है। नेशनल साइंस डे मनाते हैं हम 28 फेब को। क्या वो बनाते हैं? नेशनल साइंस डे। किसके बर्थ, या मतलब बर्थ नहीं है ये, सीवी रमन, सीवी रमन ने ही उस दिन क्या दिया था? इफेक्ट दिया था। ठीक है, कौन सा दिन है ये? 28 फेब को क्या मनाते हैं हम? नेशनल साइंस डे। सारी चीज लिख ली? याद रखना एग्जाम में डायरेक्ट आएंगी, कुछ भी भूलना मत, सब इंपॉर्टेंट चल रहा है। करो, ये भी करा रखा है। इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा डैम, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। अगर एक बात समझो, बाद में लिखना, अगर ये वर्ड ग्रेविटी यहाँ नहीं होता ना, सिर्फ हाईएस्ट डैम की बात होती, तो आंसर होता, हाँ जी, टिहरी डैम। हाईएस्ट डैम इन इंडिया और लार्जेस्ट
डैम इन इंडिया। हाँ, लार्जेस्ट तो है, बता। टिकरी, टिकरी कौन के टिकरी है वो। लार्जेस्ट है भैया हीराकुंड, हाईएस्ट है टिहरी डैम। पर क्वेश्चन क्या था, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। अगर ग्रेविटी आ रखा ना तो आंसर हो जाएगा बाखरा। कौन सी रिवर पर है, सतलुज। सतलुज रिवर पर है बाखरा डैम, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। या इसको एक और नाम से जानते हैं, कॉन्क्रीट डैम। कॉन्क्रीट डैम भी आ जाए एग्जाम में, कौन सा डैम होगा, बाखरा। लार्जेस्ट डैम हीराकुंड, कौन सी स्टेट में है, उड़ीसा में। कौन सी नदी पर, महानदी। हीराकुंड डैम है महानदी, उड़ीसा। टिहरी डैम है जो कि हाईएस्ट डैम, ऊंचाई में सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, बताओ हाईएस्ट डैम। टिहरी डैम कहां पर है, उत्तराखंड में। रिवर का नाम भागीरथी। भागीरथी रिवर पर कौन सा डैम है ये, यूके में। टिहरी डैम जो कि हाईएस्ट डैम। एक और रिवर का नाम आता है भागीरथी के साथ, नहीं, बिलांगना, बिलगंगा या बिलांगना बोलते उसको। दो नदियों के ऊपर है टिहरी डैम, भागीरथी और बिलगंगा या बिलांगना नाम उसका, याद रखना। ब्यास कौन सी नदी पर है, ब्यास डैम कौन सी नदी पर है, ब्यास पे ही है। हीराकुंड कौन सी पर है, महानदी। ये बाखरा नंगल कौन सी पर है, सतलुज किसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंधु नदी की, इंडस की। इंडस की बताओ एक बार ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और इसी फॉर्म में याद करना है, नॉर्थ से लेके साउथ, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। क्लियर है, कितने, क्यों आ गए हैं? क्या बात कर रहे हो, हाँ चलो हो जाता है। कोई बात नहीं, करो तुम। क्लियर है, करो। बताओ भैया आंसर। और क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्या क्वेश्चन है मेरे को बताओ। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी है, कौन से ईयर में। मुस्लिम लीग की फाउंडेशन है 1900, बिल्कुल सही। 6, कहां पर, ढाका। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, किसने करी, गलत हो सारे। सिर्फ सिर्फ नहीं, इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से नवाब नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, ये है इसका फाउंडर, फाउंडर ऑफ। ये क्वेश्चन ऑप्शन हमेशा आएगा मोहम्मद अली जिन्ना का, पर ये फाउंडर में नहीं था, बाद में ज्वाइन करी है मुस्लिम लीग, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। फाउंडर में इसका नाम नहीं आएगा, फाउंडर मतलब मेन फाउंडर कौन है, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, ये ढाका में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहां बने, हेडक्वार्टर बनाए मुस्लिम लीग के लखनऊ। सारी चीज याद रखना। एक नाम आता है आगा खान का फाउंडिंग में, आगा खान। एक तो सलीमुल्लाह खान आ गया, दूसरा नाम आता है आगा खान। आगा खान पे एक कप चल रहा है हॉकी में, आगा खान कप। अगर क्वेश्चन आ जाए आगा खान कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो हॉकी आंसर होगा। समझ गए, डन है, चले आगे। कहां पर हुई है स्थापना, समझ गए ना सारी चीज, कहां पर हुई है बताओ, ढाका में। हेडक्वार्टर क्या बने, कौन से ईयर में, 6, करो। क्या आंसर है इसका, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। पहले आईएनसी के बारे में बताओ, आईएनसी की स्थापना हुई है 1885 के टाइम पर। पहली मीटिंग चेयर करी है
बैनर्जी, WC इस ईयर में। फादर ऑफ INC, AO ह्यूम। कौन सा वॉइसरॉय था जिसके टाइम पर बनाई गई? ठीक है, अब बताओ फर्स्ट वुमेन जिसने प्रेसिडेंट बनी INC की, उसका आंसर है एनी बेसेंट। ईयर 1917 में एनी बेसेंट। सेकंड बनी है सरोजिनी नायडू, ईयर 1925 में। 3 वुमेन ने करा था चेयर, पहले 17 में, फिर 25 में, फिर बाद में आता है नाम 1933 में नील सेन गुप्ता, N सेन गुप्ता नाम है उनका, नील्या सेन गुप्ता। 8 का गैप याद रखना, 17 के बाद 8 साल के बाद 25 में सरोजिनी नायडू, फिर से 8 साल के बाद एक वुमेन ने चेयर करा 1933 में, N सेन गुप्ता। पहली कौन थी? एनी बेसेंट। कस्तूरबा गांधी कौन है? गांधी की वाइफ। विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? नेहरू की सिस्टर। पहली इंडियन लेडी बनी जो कि यूनाइटेड नेशंस में, हाँ, इंडिया का वो करा था नेतृत्व। किसने करा? विजय लक्ष्मी पंडित ने। कौन है ये? नेहरू की सिस्टर। ठीक है, समझ गए? बस बहुत हैं, कंटिन्यू करेंगे, यही क्वेश्चन ही करेंगे। इससे क्या है, कम टाइम में रिवीजन ज़्यादा चीज़ों की हो जा रही है। कम टाइम में क्या हो जा रही है? रिवीजन हो जा रही है ज़्यादा की। जिनसे नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि पढ़ेंगे नहीं, हम सारी चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, सारी चीज़ और याद भी ऐसे ही होंगी, बार बार रिवाइज बार बार करने से। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।